हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी के 2013 में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, जीके जीएस के सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नगर कोझिकोड कहलाता है वो क्या कहलाता है। नगर कोझिकोड जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि नगर कोझिकोड जो कहलाता है वो कालीकट कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत जो है आपका जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया, यानी कि आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया, तो आपका आनंदमठ से लिया गया है, गोदान से लिया गया है, गोरा से लिया गया या तो देवदास। तो दोस्तों, राष्ट्रीय गीत जो है आपका आनंदमठ से लिया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर किन निम्न व्यक्तियों के जब समाधि स्थल को, यानी कि किन व्यक्तियों के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, यानी कि किन व्यक्तियों के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। तो लाल बहादुर व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे। कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए। तो लाहौर का जब अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, 1929 में उसी वर्ष जो है जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो आपका झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। झांसी की रानी कौन प्रसिद्ध है? लक्ष्मीबाई। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो आपका 1920 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में शुरू किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अगला जो है कि एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखाएं क्या कहलाती है। एक मानचित्र जो है उसमें समान दाव वाली रेखाएं क्या कहलाती है। जब समान दाव वाली रेखा होती है तो आइसोबार के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाती है? आइसोबार के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच स्थित है। यानी कि मैकमोहन रेखा जो है भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा है। तो आपका मैकमोहन जो रेखा है भारत तथा चीन के बीच चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन। यानी कि भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती किस नदी के बीच स्थित है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है कौन सा। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है नर्मदा, सतपुड़ा जो पर्वत है श्रृंखला ताप्ती तथा नर्मदा नदी की जो स्थित है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। आपका जो क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो लगभग कितने है, तो 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो लगभग है कितनी है? 8850 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि तलचर कोयले की खाने कहाँ है। कि तलचर कोयले की जो खाने हैं वो कहाँ पे है। तो तलचर कोयले की खाने जो है आपका उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। तलचर कोयले की जो खाने हैं आपका उड़ीसा में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस प्रथम उपग्रह का नाम बताइए जिनके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो उस प्रथम उपग्रह का नाम बताना है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो केपलर 16b में 2 क्या होते हैं? सूर्योदय होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि केपलर 16b में 2 सूर्योदय होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जनजाति संथाल जो है इस राज्य में नहीं रहती है। कि जनजाति संथाल जो है इस राज्य में नहीं रहती, यानी कि असम में जनजाति संथाल नहीं रहती, जबकि झारखंड में रहती है, पश्चिम बंगाल में रहता है, उड़ीसा में रहती है, लेकिन असम में जनजाति संथाल नहीं रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर
कह रहा है कि भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, यानी कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, यानी कि तमिलनाडु में। कहाँ पे? कि भारत में विशालतम समुद्र तट जो है कहाँ पे है? तमिलनाडु। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य का नाम बताइए। तो झारखंड के उत्तर में जो है आपका बिहार है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, बाद में आपको मिला लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन क्या है? कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन क्या है? कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन जो है आपका विशाखापत्तनम है। कि सबसे अंदर भूमि द्वारा जो घिरा पतन है वो आपका क्या है? विशाखापत्तनम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक कितना है? कि दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक जो है आपका दो है। कितना है? दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का जो क्रमांक है आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक जो राज्य है आपका कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक जो राज्य है आपका जम्मू और कश्मीर है। कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें से किस में होता है? या तो मार्च में होता है, या तो सितंबर में होता है, जून में, या जनवरी में। तो रबी की फसल दोस्तों आपका मार्च में होता है। रबी की फसल की कटाई जो होता है वो किस में होता है? मार्च में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। बिहार में स्थित जो है इस्पात संयंत्र कौन सा है? कि बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो आपका टिस्को है। बिहार में कौन सा है? टिस्को कंपनी है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र जो है आपका टिस्को है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नरोरा जो आपका क्वेश्चन है कि नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एंथ्रासाइट में कोयले की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसीलिए कोयले का जो शुद्ध रूप एंथ्रासाइट को माना जाता है। कोयले का शुद्ध रूप एंथ्रासाइट को माना जाता है। तो किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? आपका क्वेश्चन जो है एंथ्रासाइट, डी नंबर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? कि नदियों द्वारा मिट्टी का जो जमाव कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो एलुवियल कहलाता है। क्या कहलाता है? नदियों द्वारा मिट्टी का जो जमाव कहलाता है वो क्या कहलाता है? एलुवियल कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि चीन की संसद क्या कहलाती है? चीन की संसद जो कहलाती है नेशनल पीपुल कांग्रेस कहलाती है। चीन की संसद जो है आपका ऑप्शन नंबर ए नेशनल पीपुल कांग्रेस। चीन की जो संसद कहलाती है, क्वेश्चन बार बार हमेशा ये पूछा जाता है चीन की संसद का नाम बताइए, तो नेशनल पीपुल कांग्रेस। बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चीन की संसद क्या है? नेशनल पीपुल कांग्रेस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू जो है इस समय तक प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि आपको समय दिया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू जो है किस समय तक प्रधानमंत्री बने थे? तो 1964 ईस्वी तक जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने रहे थे। कब तक? 1964 से 64 तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में संघ शासित प्रदेशों की जो संख्या 7 है। कितनी है? 7। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 7 है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में पहली महिला जो है मुख्यमंत्री कौन थी? कि भारत में पहली मुख्यमंत्री थी वो सुचित्रा कृपलानी, जो कि कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। कहाँ की? भारत में पहली जो मुख्यमंत्री कहाँ की बनी थी? सुचित्रा कृपलानी, उत्तर प्रदेश की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले का विश्व रिकॉर्ड कायम रखा था। कि इस व्यक्ति का नाम बताइए जो लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। तो आपका जो रामविलास पासवान है उसने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले का विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया था, आपका रामविलास शर्मा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो आपका जो क्वेश्चन है कि किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? कि किस वर्ष जो है प्रथम व्यक्ति जो है अंतरिक्ष में गया था? तो 1961 में।
1961 में गया था। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति जो है अंतरिक्ष में गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 1961 में प्रथम व्यक्ति जो है अंतरिक्ष में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओमेगा 3, आपका ओमेगा 3 जो क्वेश्चन है कि ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? ओमेगा 3 जो है बसीय अम्ल का एक वर्ग है। ओमेगा 3 जो है किसका एक वर्ग है? तो बसीय अम्ल का एक वर्ग है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो आपका क्यूरी जो है परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है, उस धातु के यौगिक का नाम बताइए। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है, उसे पोटेशियम कहते हैं। कह रहा है कि उस धातु के नाम बताइए, उस धातु यौगिकों के नाम बताइए जो शीशों तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं। तो आपका पोटेशियम, जिनकी की परमाणु संख्या 19 होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इस तत्व का परमाणु भार जो है मानक के रूप में लिया जाता है। इस तत्व का परमाणु भार जो है मानक के रूप में लिया जाता है। तो आपका जो कार्बन है, कार्बन 12 के मानक के रूप में लिया जाता है। कार्बन 12 परमाणु भार, कार्बन की जो परमाणु भार होती है 12 होती है, उसको मानक भार के रूप में लिया जाता है। तो आपका कौन सा तत्व है? आपका परमाणु। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कार्बन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? कि पिच ब्लेंड जो है किसका एक अयस्क है? आपका जो क्वेश्चन है कि पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? तो पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का एक अयस्क है। पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? यूरेनियम का एक अयस्क है। पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? यूरेनियम का एक अयस्क है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में, मिश्र धातु एल्युमिनियम जो है ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित क्या है? कि मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व जो है वो आपका क्या है? तांबा है। मिश्र धातु एल्युमिनियम में ब्रांज में जो उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है वो क्या है? तांबा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ओ कार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? ओ कार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? कि ओ कार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो आपका यूरिया था। वो कार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक जो था वो आपका यूरिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने के लिए प्राप्त होती है। वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो वुड्स अभिक्रिया से एल्केन प्राप्त होता है C2H4, जिसका सूत्र क्या होता है? C2H4। यानी कि वुड्स अभिक्रिया जो है प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है, एल्केन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का जो पीएच मान होता है वो 3 होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है। सिरके का जो पीएच मान होता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और इसका पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान 3 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी है? ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहल समूह की संख्या जो है वो 2 है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या जो है 2 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन अगला है कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? कि प्रकाश संश्लेषण जो है उसका प्राथमिक उत्पाद आपका क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्राथमिक उत्पाद है वो ग्लूकोज है। C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है C6H12O6। तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्राथमिक उत्पाद है वो क्या है? आपका ग्लूकोज है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। मशरूम आपका क्या है? तो मशरूम एक कवक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह प्रकंद एक उदाहरण है किसका? आपका जो क्वेश्चन है कि यह प्रकंद का एक उदाहरण है, वो ऑप्शन दिया हुआ है कि यह प्रकंद का एक उदाहरण है। या तो आपका आलू है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है। तो आपका जो अदरक है वो क्या है? प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का जो एक उदाहरण है वो क्या है? आपका प्रकंद का जो एक उदाहरण है आपका अदरक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे
जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? तो सबसे जोर से बोल सकने वाला जो जंतु है वो नील व्हेल है। कौन है? नीली व्हेल है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य जो उत्पाद है वो क्या है? कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का जो सामान्य उत्पाद है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का जो उत्पाद है वो क्या है? जल, जिसका कि सूत्र होता है H2O। इसका आणविक द्रव्यमान यानी कि भार होता है 18, यानी कि हाइड्रोजन H2O 16 प्लस हाइड्रोजन प्लस 2, तो 2 और प्लस 16 यानी कि 18। जल का जो परमाणु भार होता है कितना होता है? 18। तो प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का जो सामान्य उत्पाद है वो क्या है? जल है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह अंतस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। आपका जो क्वेश्चन है कि यह जो है अंतस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, यह जो है एक अंतस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो आपका जो थायराइड है ये क्या है? अंतस्रावी ग्रंथि का क्या है? उदाहरण है। थायराइड जो है आपका अंतस्रावी ग्रंथि का यह एक उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि अंतस्रावी ग्रंथि जो है, आपका जो अंतस्रावी ग्रंथि जो है किसका एक उदाहरण है? तो अंतस्रावी ग्रंथि जो है थायराइड का एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन सा अंग पित्त रस का स्रावन करता है? कौन सा जो अंग है पित्त रस का स्रावन करता है? कौन सा अंग जो है पित्त का स्रावन करता है? तो आपका जो लीवर है, लीवर जो है पित्त अंग का क्या करता है? श्रवण करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई है। कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। कौन सा? तो डीएनए अंगुली मुद्रण, डीएनए फिंगरप्रिंट जो है वो किसके द्वारा हुआ है? डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास से क्या तकनीक संभव हुई है? डीएनए फिंगरप्रिंट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न का कारण विषाणु है। आपका जो क्वेश्चन है कि निम्न का कारण विषाणु है, तो आपका जो है रेबीज जो है, रेबीज का कारण क्या है? विषाणु है। निम्न का कारण विषाणु है, तो आपका रेबीज जो है क्या है? विषाणु है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गति का अध्ययन कहलाता है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों गति का जो अध्ययन आपका है वो काइनेमेटिक्स कहलाता है। गति का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स कहलाता है। काइनेमेटिक्स कहलाता है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव जो दिया था वो प्लैंक ने दिया था। किसने दिया था? प्लैंक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? प्लैंक ने दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम पर मापता वह कहलाता है। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है वो कहलाता है। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है वो कहलाता है पायरोमीटर। क्या कहलाता है? पायरोमीटर। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है उसे कहते हैं पायरोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लक्स किसकी इकाई है? लक्स जो है किसकी इकाई है? लक्स जो है प्रदीप्ति की इकाई है। लक्स जो है किसकी इकाई है? आपका जो क्वेश्चन है कि लक्स किसकी इकाई है? लक्स जो है प्रदीप्ति की एक इकाई है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। एक अश्वशक्ति का समतुल्य है वो क्या है? 746 वाट जो होता है, 746 वाट जो होता है 1 HP के बराबर होता है, यानी कि 1 वाट के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कह रहा यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु के समान आकार का बनेगा। आपका जो क्वेश्चन है कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहला कि ऊष्मागतिकी का वह कौन सा नियम कहलाता है? ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मास्थित नहीं किया जाता है? तो ऊष्मागतिकी का वह कौन सा नियम कहलाता है? तो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मास्थित नहीं किया जा सकते। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि अगर बिना कोई बाहरी बल की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि दूसरा ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। तो आपका बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक वायुयान की ध्वनि जो होती है सामान्यतः किसके संगत होती है? एक वायुयान की जो ध्वनि होती है किसके संगत होती है? तो 100 डेसिबल के संगत होती है। एक वायुयान की जो ध्वनि होती है सामान्यतः किसके संगत होती है? 100 डेसिबल के संगत होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनो जो मीटर होता है वो 10 पर पावर -10 पर पावर 7 सेंटीमीटर होता है। एक जो नैनोमीटर होता है 10 पर पावर 7 सेंटीमीटर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सौर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? कि सौर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? कि सौर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? तो सौर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन है। सौर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन है। आपका जो डी नंबर है बिल्कुल सही है। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है? आज का जो क्वेश्चन है कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का शैक्षिक स्थल था? कि उस राज्य का नाम बताना है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था। तो आपका बिहार में है। कहाँ पे है? उस राज्य का वर्तमान नाम बिहार है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। यह आपको स्थल दिया हुआ है, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। कौन सा इसमें जो है बिहार में स्थित है? तो आपका जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ पे स्थित है? प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन तेजी की ओर बढ़ते हैं कि किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की थी? किस लेखक ने जासूसी पात्र पाइरोट की रचना की थी? किस लेखक ने जासूसी पात्र पाइरोट की रचना की थी? तो आपका जो जासूसी पात्र पाइरोट की रचना जो की थी वो क्रिस्टी ने की थी। पोइरोट की रचना जो की थी वो क्रिस्टी ने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की थी? किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की थी? तो आपका वुड हाउस जो है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की थी? तो आपका वुड्स हाउस जो है उसने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। यानी कि आपका जो इस राष्ट्र का यानी कि इस देश दिया हुआ इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो सिंह जो है पाकिस्तान का सिंह नहीं है, पाकिस्तान का सिंह नहीं है। पाकिस्तान का चांद है, लेकिन बेल्जियम का सिंह है, नीदरलैंड का सिंह है, नॉर्वे का सिंह है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक जो है सिंह नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यह दिवस जो है इक्विनॉक्स कहलाता है। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है वो कौन सा दिन है? यानी कि यह दिवस जो है इक्विनॉक्स कहलाता है वो मार्च 21 को इक्विनॉक्स दिवस कहलाता है। मार्च 21 यानी कि 21 मार्च को इक्विनॉक्स दिवस कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए, यह जो है राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए, इनमें से कौन सा ये नेता था जो राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए? तो आपका जो संजय गांधी है वो राजनीतिक विमान दुर्घटना में क्या हो गया? मारा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर कि यह राजनीतिक विमान जो है दुर्घटना में मारे गए उसका नाम क्या है? तो संजय गांधी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग की कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। यह राजनीतिक जो है कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। तो आपका नारायण जो था यह दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री कभी नहीं रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं? आपका जो क्वेश्चन है कि पुलेला गोपीचंद जो है किस खेल से संबंधित रहे? तो पुलेला गोपीचंद जो है बैडमिंटन से संबंधित है। पुलेला गोपीचंद जो है किस खेल से संबंधित रहे? तो बैडमिंटन से रहे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। यह बुकर पुरस्कार विजेता नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि यह बुकर पुरस्कार विजेता नहीं है, तो आपको चूज करना है। तो अंद्रुति जो राय है वो बुकर पुरस्कार विजेता नहीं है, जबकि आपका मीरा नायर, आशा भोसले, मेनका गांधी ये सब क्या है? बुकर पुरस्कार है, जबकि अंद्रुति जो राय है वो बुकर पुरस्कार विजेता नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग इस कमेंट दीजिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है, आप लोग कमेंट में आंसर
दे दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या है। कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला मास होता है उसका नाम क्या है। कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला मास होता है वो चैत्र से शुरू होता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला मास होता है वो चैत्र से शुरू होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह जन्म दिवस किसका था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसे हम टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय है। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो जो है बहुत लोकप्रिय था। तो द लास्ट लेक्चर जो है इस पुस्तक पर आधारित जो है यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय है। द लास्ट लेक्चर जो है इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब बहुत लोकप्रिय है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है इसमें राज्य दिया हुआ है और पूछ रहा है यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, तो आपका जो बिहार है यह बिहार नमक राज्य उत्पादन नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी। भारत में पहली बोलती फिल्म जो थी वो आलम आरा थी। कौन थी? भारत में पहली बोलती फिल्म जो थी वो आलम आरा थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म जो थी वो कौन थी। कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म जो थी वो श्यामची आई थी। कौन थी? श्यामची आई। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाक्यांश जस्ट डू इट, यानी कि जस्ट डू इट आप यह कर सकते हैं। जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है। वाक्यांश जो है जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है। तो आपका जो नाइक कंपनी से संबंधित है। जस्ट डू इट आप यह कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नासित दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई जो है किसके लिए आता है। नासिट जो है आपका जो क्वेश्चन है कि नासिट दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई किसके लिए आता है। आई जो आता है वो इन्फ्लेमेटरी के लिए आता है। नासिड दर्द निवारकों की एक श्रृंखला आई किसके लिए आता है। तो आई जो आता है इन्फ्लेमेटरी के लिए आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन जो है मिशन कहा। कि 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा। तो अन्ना हजारे ऐसा व्यक्ति था, उसने अनशन किया, इसे सद्भावना मिशन कहा गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था। कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो पहला कुलपति है वो किसे नियुक्त किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के पहला जो कुलपति चुना गया था APJ अब्दुल कलाम को चुना गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी को खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया गया। कि 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया। तो राहुल द्रविड़ एक ऐसा खिलाड़ी था जो कि 2011 में क्या लिए थे, संन्यास लिए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बनाया गया था। कि यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था। IMF बैंक के जो प्रमुख थे उनको क्या किया गया था, 2011 में बंदी बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी थी। किस यूरोपीय देश में 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी थी। तो आपका डेनमार्क जो देश है उसने सबसे पहले 2011 में अपनी पहला महिला जो है प्रधानमंत्री चुनी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डेनमार्क जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर EMI जो कर्ज के भुगतान से पुनर्भुगतान से संबंधित है। EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, ई किसके लिए आता है। ई जो है कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है। ई जो आता है वो इक्विटेटेड के लिए आता है। किसके लिए? इक्वेटेड के लिए आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जी जो है EMI में जो ई आता है वो इक्वेटेड के लिए आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
भारत की श्वेत क्रांति के पिता जो है किसको कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति को जो पिता है किसे कहे जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जो पिता है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ये दूध उत्पादन से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी विशेष सेना जिसे ओसामा बिन लादेन को मारा था कहलाती है। अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा था वो कहलाती है क्या? तो वो जो कहलाती है वो सील कहलाती है। कह रहा है कि अमेरिकी विशेष सेना जिसे ओसामा बिन लादेन को मारा था वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाती है सील। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? किसने लास्ट सफर को जो है चित्रित किया गया था? तो लियोनार्डो दा विंसी ने लास्ट सफर को चित्रित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का जो गठन हुआ था वो 2004 ईस्वी में हुआ था। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का जो गठन हुआ था वो 2004 ईस्वी में हुआ था। प्रथम पंचायती राज मंत्रालय का जो गठन हुआ था 2004 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अन्य तीनों को सम्मिलित करता है? निम्नलिखित में कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो आपका जो परितंत्र है, कम्युनिस्ट, जाति, आबादी, तीनों को क्या करता है? परितंत्र करता है। तो दोस्तों बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर 2013 में जो भी क्वेश्चन जीके जीएस का पूछा गया था तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने का प्रयास किया हूँ। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।